आज हम जैसे मुकेश भाई ने भी बोला, आज हम चैप्टर 11 की शुरुआत करेंगे फाउस्टोन से, जो पेज 190 से शुरू होता है। और चैप्टर 11 का अगर मैं कंटेंट्स में संक्षिप्त से देखूं वर्णन, तो उसमें लिखा हुआ है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, द बिग बुक, written by Bill and edited by the group Conscience. The organization's first public information effort also gives the group a name and a concise recovery program in the 12 steps. Alcoholics Anonymous, तीन Alcoholics Anonymous है। एक Alcoholics Anonymous जो हमारे फेलोशिप का नाम है, दूसरा Alcoholics Anonymous जो हमारी किताब का नाम है, जिसको हम प्यार से बिग बुक भी कहते हैं, और तीसरा Alcoholics Anonymous का कार्यक्रम। तो ये तीनों जो है मिलके एक रिकवरी का प्रोग्राम बनाते हैं। तो बिग बुक के लिखने में क्या इतिहास था, कैसे इसका जो है एक आइडिया शुरू हुआ, उसके बाद इसको लिखा कैसे गया, इसको लिखने के बाद इसका पब्लिकेशन कैसे हुआ, संपादन कैसे हुआ, लिखने के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पब्लिश करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना पड़ा, एक बार फिर पैसे की जो एक आर्थिक मंदी की स्थिति थी वो बीच में फिर से आ गई थी, पब्लिश कैसे करें इसको। ये सभी चीजें जो है, कौन कौन वो पर्सनालिटीज थी, व्यक्तित्व थे जो इसके लिए जिन्होंने योगदान दिया, या जिन्होंने इसको एक पूर्ण एक आकार देने में मदद करी, क्या इसका कहानी रही। बड़ी दिलचस्प कहानी है, और ये जो चैप्टर है ये इसी पे आधारित है। लेकिन इसको जब निकला है, जब ये किताब प्रकाशित हुई है, तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन एफर्ट, यानी कि सार्वजनिक सबको एक सूचना देने का सबसे पहला ये एक भरकम प्रयास था, जिससे न केवल एक नाम मिला हमारी फेलोशिप को इसी के जरिए, एक कंसाइज रिकवरी प्रोग्राम 12 कदमों के जरिए से, कंसाइज यानी कि संक्षिप्त में उन्होंने वर्णन किया एक सुधार की प्रक्रिया का, एक सुधार के कार्यक्रम का, जो 12 कदमों के नाम से जाना जाता है। तो हम चैप्टर 11 की शुरुआत शुरू करते हैं पढ़ने की, पेज 190 से। Of all the plans Bill and Dr. Bob had discussed in 1937, the proposal to publish a book about the program was the most realistic. Realistic यानी कि वास्तववादी, सच्चाई के सबसे करीब, जो वास्तव में हो सकता था, वो था एक किताब का प्रकाशन। बाकी जो दो प्रस्ताव थे जो 1937 में जिनकी चर्चा हुई थी और जिसके ऊपर बहुत वाद विवाद हुआ था, वो थे एक मिशनरीज को हायर करना, उनको भेजना, पेड मिशनरीज, यानी कि पैसा दे के पैगंबर पैदा करना जो वहां पे जाएंगे और एक का मैसेज जो है, संदेश जो है, वो विश्व भर में ले जाएंगे। और दूसरा था अस्पतालों का खोलना, जो पूर्ण रूप से शराबियों के लिए ही और शराबीपन के लिए जिनका सुधार मकसद हो, ऐसे अस्पताल खोलना, क्योंकि आम अस्पतालों में शराबियों को भर्ती नहीं मिलती थी। तो ये तीन प्रस्ताव थे, लेकिन जो बिग बुक का प्रकाशन था, यानी कि किताब का प्रकाशन था, बिग बुक या अल्कोहलिक्स एनोनिमस अभी तक उसका नाम नहीं पड़ा था, लेकिन एक किताब जो सार्वजनिक रूप से सब तक पहुंचे, और ए का जो प्रोग्राम है, सुधार की जो कार्यक्रम है, वो सब तक पहुंचना, ये सबसे ज्यादा वास्तविक और वास्तववादी था, सबसे ज्यादा सच्चाई के करीब था। Even to many of those who opposed hospitals and paid missionaries, the book made sense, although the plan had been passed only by a bare majority. बड़ी क्लोज कॉल था ये, और केवल कुछ ही चंद वोटों से इस प्रस्ताव को सहमति मिली थी। लेकिन ये जो किताब का जो एक जो दृष्टिकोण था एक किताब छापने का, उससे से ज्यादा लोग सहमत थे बनिस्बत इसके कि हम अस्पताल खोले या मिशनरीज भेजे। किताब का जो आइडिया था, आपने जो विचार सामने रखा था बिल और बॉब ने, इसमें सहमति जो थी वो ज्यादा लोगों की थी। By setting forth a clear statement of the recovery program, अब देखो बिग बुक के पॉजिटिव्स पर बता रहे हैं कि बिग बुक का मकसद था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और इसके पॉजिटिव्स क्या थे। सबसे पहले सेटिंग फॉर द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द रिकवरी प्रोग्राम, जो रिकवरी का कार्यक्रम था वो बड़े संक्षिप्त में और बड़ी स्पष्टता से लोगों तक पहुंचा, कुड प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ऑफ द मैसेज। और जो मैसेज था ये का, वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, यानी कि टेढ़ा बेड़ा नहीं होगा,
उसमें कोई वाद विवाद नहीं आएगा, उसको दूसरी तरह से अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ करके पेश नहीं किया जाएगा, डिस्टॉर्ट नहीं किया जाएगा, सही सही पहुंच जाएगा सबके पास बिना किसी हेरफेर के। इट कुड बी सेंट और कैरिड टू अल्कोहलिक्स इन डिस्टेंट सिटीज। हर जगह तो आदमी पहुंच नहीं सकता है। एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है, कितना उसका परिश्रम लगता है, लेकिन किताब को पहुंचाने में उसके बनिस्बत बहुत कम समय लगता है और जल्दी से पहुंच सकती है और आसानी से पहुंच सकती है और बड़ी भारी संख्याओं में पहुंच सकती है। तो किताब वहां तक पहुंच सकती है जहां तक आदमी नहीं पहुंच सकता। दूर दराज के लोग, अब शराबियों का कोई सीमा तो है नहीं, विश्व भर में पूरी दुनिया में शराबी हैं, हर एक कोने में, हर एक प्रकार के भूगोल में, in all kind of geographies there are alcoholics. To reach them, a book is the most easiest method of reaching them through written communication in a book. It could be sent or carried to alcoholics in distant cities. It could help publicize the movement among non-alcoholics. ये बड़ा important point है। यानी कि सिर्फ शराबियों के लिए किताब नहीं है, ये किताब जो है शराबीपन के बारे में एक आम आदमी को भी बहुत सारा ज्ञान देता है, उसको शराबीपन के बारे में बताता है, शराबियों का अनुभव, शराबियों का सुधार प्रक्रिया, शराबियों के सुधार में उनको क्या बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उनकी अपनी कहानियां, ये सब कुछ इस किताब में है। और केवल शराबियों के लिए नहीं, जो शराबी नहीं है, सिर्फ वो लोग जिनका शराबियों के साथ संबंध है या शराबीपन के बारे में जो लोग कुछ करना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी है, वहां भी ये किताब जो है उनको भी बहुत सारी सूचनाएं देती है, बहुत सारा कार्यक्रम के बारे में एक प्रकाश डालती है। तो ये जो किताब है वो वहां तक उनके साथ भी पहुंच सकती है, उनको एक का मेंबर बनने की जरूरत नहीं है शराबीपन के बारे में जानने के लिए या शराबियों का अनुभव जो है उसके बारे में जानने के लिए। तो ये भी उस किताब का बहुत बड़ा मकसद है। और आज की डेट में भी हम देखें तो ये किताब जो है, ये जितना शराबियों के पीछे बिकती है, वो उतना ही नॉन अल्कोहलिक्स भी इस किताब को खरीदते हैं, पढ़ते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। और हमने देखा था कि जो कोविड का पेंडेमिक आया था उसके दौरान ये किताब जो थी वो काफी बिकी, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ थी, तो जहां पे एक बना था, और उसके लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने इस किताब को रेकमेंड किया था कि लोग पढ़ें इसको, और इसके जरिए से आध्यात्मिकता की ओर उनका ध्यान जाए। दूसरी बात, इट माइट इवन मेक मनी, हो सकता है कि किताब छपे, बिके और इसके जरिए पैसा बने, यानी कि एक आमदनी का जरिया बन जाएगी, which would be used to establish an office to handle inquiries, publicity, etc. और ये जो पैसा आएगा, पैसा अगर कमाया जाए इस किताब के जरिए से, तो उस पैसे का मकसद क्या था? इस पैसे का मकसद किसी व्यक्ति विशेष या किसी की निजी जरूरतें पूरी करना नहीं, का मकसद था कि एक केंद्र, एक दफ्तर बने, एक ऑफिस बने, एक सेंट्रल पॉइंट बने अच्छी जगह पे, जहाँ पे पूरा जो कार्यक्रम है उसका एक वहां से एक उसको संचालन किया जाए, उस कार्यक्रम का सेंट्रल ऑफिस बनाया जाए, जो इंक्वायरीज यानी कि जो सूचना प्राप्त करने वाले चाहते हैं लोग, जिनकी कोई क्वेरी हो, जिनकी कोई सवाल हो, जो कुछ जानना चाहते हो शराबीपन के बारे में, वो वहां पहुंच सके और उनकी सेवा करी जा सके। दूसरा, पब्लिसिटी के लिए, यानी कि लोगों को शराबीपन के बारे में बताना हो। तो ये सब चीजें जो है, ये किताब के जरिए, ये जो लक्ष्य, ये जो मोटिव थे, ये पूरे हो सकते थे। इसलिए किताब जो था, इसकी सहमति मिली सारे मेंबरों से, सारे ग्रुप से। बोथ बिल एंड डॉक्टर बॉब वरीड कॉन्स्टेंटली अबाउट मनी, पैसे का किल्लत की है, जो आर्थिक स्थिति दोनों की बहुत मंदी में थी, जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने एक हम तो वेज में ही पढ़ा और इस किताब में ही पढ़ना है। फाइनेंशियल स्ट्रगल थी दोनों की, आर्थिक मंदी की स्थिति थी, आर्थिक क्षेत्र में ये लोग बहुत संघर्ष कर रहे थे। लूजिंग द कनेक्शन विद क्वा एंड फॉली, क्वा एंड फॉली वो आखिरी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म थी जिसके लिए बिल डब्ल्यू ने काम किया था, और वो भी बंद हो गई। तो उनके साथ जो संपर्क था बिल डब्ल्यू का, वो भी समाप्त हो गया। वॉज अ शॉकिंग डिसअपॉइंटमेंट टू द विल्सन्स, और ये बहुत निराशा हुई उनको। विल्सन यानी कि लुइस और बिल की बात कर रहे हैं, तो उनको बहुत निराशा हुई, क्योंकि उनको, उन्होंने सोचा था, लुइस की भी जॉब छुड़वा दी थी बिल डब्ल्यू ने, और सोचा था कि ये जो नौकरी थी ये स्थिरता प्रदान करेगी। बिल डब्ल्यू अब कुछ समय तक सोबर भी थे,
तो उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे उनका करियर जो है थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाएगा इस कंपनी में काम करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कंपनी ही बंद हो गई। Bill had been assured that he was doing well for the firm. अच्छा काम कर रहा था वो, and that his investigations had been thorough and accurate. इन्वेस्टिगेट था और बड़े संपूर्ण रूप से, बड़े सटीक रूप से एक्यूरेटली इन्वेस्टिगेशंस कर रहा था, वो काम उसका बेहतर था। The fact that Cohen Foley went out of business probably did not make it seem any less harsh that he could not gain a permanent foothold in the field he knew best. और बिल के लिए बहुत ही एक संकट की घड़ी थी, क्योंकि जो काम वो सबसे ज्यादा जानता था करना, जिस काम में वो सबसे ज्यादा माहिर था, उस काम से उसका ये आखिरी संपर्क था, उसके बाद वो छूट गया। इस क्षेत्र में उसको दोबारा से रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, और यही क्षेत्र था जिसमें वो उसने सफलता पहले हासिल करी थी और उस बारे में जानता था, उसको ज्ञान था इसका, और उसी क्षेत्र में उसको नौकरी नहीं मिली। अब किसी नए क्षेत्र में इस उम्र में तो काम मिलता नहीं है किसी को। जिस क्षेत्र में वो काम कर चुका है, उसका अनुभव है, वहीं उसको काम मिलेगा, लेकिन इस क्षेत्र में दोबारा से इस एरिया में BW को कोई भी नियुक्ति प्राप्त नहीं हुई। But as with the rubber national machinery affair, more than 2 years earlier, Bill's apparent loss proved in the long run to be a blessing. लेकिन भगवान यहाँ पे फिर से अपने रहस्यमय तरीकों से काम करता है। वो कह रहा है कोएन फॉली में काम करने की कोशिश करी, उसने वो भी बंद हो गया, और उसके 2 साल पहले उसने जो प्रॉक्सी फाइट करी थी एक्रोन जाके नेशनल रबर मशीनरी कंपनी के साथ, उसमें भी सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई। तो ये दोनों जो उसके देखा जाए तो उसके लिए ये पराजय थी, लॉस थे, लेकिन अगर लंबे दौर में देखा जाए तो, लॉन्ग रन में देखा जाए तो ब्लेसिंग थी। ये एक वरदान था, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ वरदान जो दिखता नहीं है कि ये वरदान है, ब्लेसिंग है। यही भगवान के रहस्यमय तरीके काम करने, लेकिन असल में ये साबित क्या हुए, वरदान। क्यों? He now began to direct all his attention to activities that would help expand the tiny band of recovered alcoholics. और ये जो छोटा सा गुट बनाया था शराबियों का, सुधार प्रक्रिया में जो आए थे, उसका विस्तार, उसका विकास करने में बिल डब्ल्यू की सारी ऊर्जा, सारे एफर्ट्स, सारे प्रयास, सारा परिश्रम इसी क्षेत्र में चला। अगर उनको कोएन फॉली में काम करना मिलता रहता, वहां पे उनकी नियुक्ति रहती, वहां पे उनकी नौकरी रहती, तो वो कुछ समय वहां भी व्यतीत करते हैं, जाहिर सी बात है। अगर वो कहीं नेशनल रबर मशीनरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाते, जो उनका उनका प्रयास था प्रॉक्सी फाइट में एक्रोन में, तो ना वो बॉब से मिलते शायद, और ना ही वो उस काम में ऐसा खो जाते कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिज्म के बारे में वो काम आगे करते ही नहीं। शायद वो खुद भी सोबर नहीं रहते, हमें नहीं पता। लेकिन कहने वाली बात यहाँ है कि ये बस भगवान की असीम कृपा थी बिल के ऊपर, कि जो चीज उस समय लग रही थी एक मायूसी का कारण, एक निराशा का कारण दिख रही थी, वो अब जो था वो एक वरदान साबित हुई थी, एक ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो एक ऐसे रूप में आती है। ईश्वर की कृपा किस रूप में आती है हमें समझ में नहीं आता। हमें कभी कभी मायूसी होती है, निराशा होती है कि ये चीज जो हुई वो क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके पीछे जो ईश्वर की कृपा छिपी हुई है, वो कभी कभी बहुत देर बाद समझ में आता है, कभी कभी अंत तक समझ में नहीं भी आता है, लेकिन मुझे ये विश्वास करना है कि इस ईश्वर की इस खूबसूरत दुनिया में कोई काम गलती से नहीं। In 1937, Dr. Silkworth often called Bill to say he had a prospect. Fitzham was the first, Hank P was the second. अब देखो, टाउन्स हॉस्पिटल में डॉक्टर सिल्कवर्थ अपना काम कर रहे थे, और जब भी कोई ऐसा शराबी आता जिसके ऊपर काम करना उनको लगता है कि जरूरी है, तो वो बिल के साथ संपर्क में आते हैं और बिल को अस्पताल बुलाते हैं कि भैया एक मरीज आया है, प्रोस्पेक्ट की बात करता है यहाँ पे। वो प्रोस्पेक्ट मतलब यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति आया है जो शराबीपन से पीड़ित है, उससे अपने आप को वो झेल रहा है किसी तरह से, उसकी मदद करनी जरूरी है, आप आए और उसकी मदद करने की कम से कम कोशिश तो करें। और ये जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी, इसी के अंतर्गत फिट्स में और हैंक पी दोनों जो थे चार्ल्स हॉस्पिटल में, और उन्होंने बिल के साथ संपर्क करके बिल को वहां बुलाया, और उन दोनों को बहुत खूबसूरती से बिल डब्ल्यू और चार्ल्स और विलियम सिल्कवर्थ ने मिला के उन दोनों को सुधार की प्रक्रिया में लाए, और हमने देखा कि फिट्स में स्थायी रूप से सोबर हुए, हैंक पी भी काफी अर्से तक सोबर है। उसके बाद उनको रिलैप्स हुआ, लेकिन वो जूझते रहे अपनी सोब्राइटी के साथ,
लेकिन ये कम से कम यहाँ पे ऐसे लोग सुधार की प्रक्रिया में तो आए जिनका ऐसा लग रहा था कि अंत जो है वो बहुत नजदीक है, बहुत करीब है, और सुधार की अ, कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रही थी। द सेकेंड हैंक वॉज फुल ऑफ आइडियाज। हैंक पार्कर्स की यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हुए बता रहा है कि फुल ऑफ आइडियाज, एक ऊर्जा से भरे हुए थे वो, और आइडिया कहते हैं कि हर मिनट में, बिल डब्ल्यू कहता है आइडिया एवरी मिनट, हर मिनट उनको कोई ना कोई जो उनका दिमाग में किसी न किसी चीज का वजूद आता। एंड बिल नाउ बिकेम एसोसिएटेड विद हैंक एज वन ऑफ हिज मेनी एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। और हैंक और बिल डब्ल्यू की यहाँ पे, हैंक पार्कर्स और बिल डब्ल्यू की दोस्ती हुई। और हैंक पार्कर्स पहले एक बहुत बड़े स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में हमने देखा था कि वहां पे वो एक बहुत ही उच्च पद पे थे, और उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू करना शुरू, बहुत बढ़िया सेल्समैन थे वो, बिजनेस सेंस था उनमें, तो उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स यानी कि खुद का काम करना उन्होंने शुरू किया। दिस वाज अ प्लान टू ऑर्गेनाइज गैसोलीन डीलर्स इन नॉर्दर्न न्यू जर्सी टू फॉर्म अ कॉर्पोरेट बाइंग ऑर्गेनाइजेशन। गैसोलीन का काम करना चाहते थे न्यू जर्सी में, एरिया में एक कॉर्पोरेशन बनाना चाहते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का, जो खरीदेगी किसको, गैसोलीन को, जो व्हीकल्स का फ्यूल है उसके। और उसका नाम रखा था उन्होंने ऑनर डीलर्स। एड्रेस था उसका 17 विलियम स्ट्रीट, न्यूयॉर्क। एंड अ सेक्रेटरी रूथ हॉक, जहां पे हमारा परिचय करा रहा है वो रूथ हॉक से सेक्रेटरी उन्होंने नियुक्त करा था। दफ्तर जो उन्होंने बनाया था 17 विलियम स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, ये भी एक अपटाउन जगह थी, यानी कि बहुत ही बेहतर एक सर्वश्रेष्ठ इलाका था, जहाँ पे यहाँ पे ये दफ्तर उन्होंने किराए पे लिया। ऑनर डीलर्स नाम रखा उस कंपनी का, बिल डब्ल्यू को अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया, और रूथ हॉक नाम की एक सेक्रेटरी उन्होंने वहां पे नियुक्त करी, उसको अपॉइंट किया उसके काम कर। मेरे ख्याल से हम यही टेक अ ब्रेक ओवर हियर, मुकेश। The third paragraph will start tomorrow. Ruth Hawk had no idea what she was getting into on the Monday morning that she walked on a dealer office to apply for a job. She had seen advertised. Ruth Hawk की अब एंट्री होती है ऑनर डीलर के ऑफिस में, और रूथ हॉक को कोई अंदाजा नहीं है कि आगे उसके लिए इस दफ्तर में काम करने से आगे क्या है, क्या होने वाला है, इस बात का रूथ हॉक को कोई आइडिया नहीं था। छोटी सी उम्र में वो यहाँ पे आई थी, और आगे रूथ हॉक जब आती है उसके बाद क्या होता है, किस तरह से ये जो है गतिविधियां बढ़ती हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है अगले 5-7 पेज में, द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। That's about it from me today. Thank you so much, everybody. Back to you, Mukesh. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। जी राजेश जी, आप आइए। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा विजय मिश्रा। थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी। वंडरफुली नए चैप्टर की स्टार्ट करा आपने, चैप्टर 11। और चैप्टर 11 ये हमारे मतलब जीवन बचने के पीछे इस चैप्टर का सबसे बड़ा हाथ है। पता नहीं दुनिया में कितना बड़ा, मतलब केवल ए के लिए नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी रिफॉर्मर संस्थाएं हैं या दूसरे जुड़े हुए नशा छुड़ाने वाली या कोई परिवर्तन लाने वाली, सब की सब के लिए एक अद्भुत काम होने जा रहा है कि बिग बुक में 12 कदम वाली जो सारी की सारी चीजें कहाँ से कौन सी चीज आई है, छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तो हम घोंसले मारते रहते ना, वहां से उठाए बिल स्टेप, वहां से उठाए स्टेप। इतनी सटीकता से एक एक कदम के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। इतनी ब्रीफली आपको पूरे लिटरेचर में किसी भी जगह पर ये चीज नहीं मिलेगी। ये किताब लिखने का हो गया जी। एडिटिव कैसे हो रही है कि दोनों ग्रुपों में, न्यूयॉर्क और एक्रोन में कॉन्शियस हो रही है, वहां हटाए जा रहे हैं। हमने एक ऑफ द पेज में भी पढ़ा था, डिस्कस होता था, बिल लिख के भेज देता था और वहां पर डिस्कशन होता था। कुछ सेंटेंस हटाए जाते थे, कुछ जोड़े जाते थे। हालांकि चीफ एडिटर हमारे किताब के टॉम ओजेल थे, जिन्होंने किताब का पूरा प्रारूप बदला है, मतलब पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर हमारी किताब का बदला है, वो सारे का सारा श्रेय जाता है टॉम ओजेल को, जो हमारे चीफ एडिटर थे। लेकिन पहली जो एडिटिंग हो रही थी वो इस तरीके से हो रही थी कि बिल कुछ रफ ड्राफ्ट करके ग्रुपों में भेज रहा था,
वो ग्रुपों में डिस्कस हो रहा था, जो हटाना था वो रेड मार्क करके भेज देते थे, उसको हटा देते थे या जोड़ देते थे, काट देते थे, बढ़ा देते थे। इस प्रकार की एडिटिंग चल रही थी। और ग्रुप का नाम, और सबसे बड़ी पीआई आज की डेट में भी और तब भी, इस किताब मतलब बिग बुक से ज्यादा पीआई और कोई चीज नहीं कर पाती है। इतने इतने बड़े स्ट्रक्चर हैं आज भी हम लोगों के पास। अगर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिग बुक से ज्यादा सर्विस कोई भी चीज हमारी नहीं कर पाती है। मतलब बाकी इतना स्ट्रक्चर है, इतना लिटरेचर है, इतने मेंबर लगे हुए हैं, इतने बोर्ड हैं, इतना मतलब पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। और उसके बावजूद भी बिग बुक आज भी नंबर 1 पे है मैसेज पहुंचाने के कार्य में। और खासकर ग्रेप बाइन भी इसमें काफी हेल्प करता है, ग्रेप बाइन भी मैसेज काफी सपोर्ट करता है। लेकिन अब दो चीजें हुई इसमें, हमारे हमें भी रिकवरी के 12 कदम जो है वो 12 कदम हम लोगों को मिल गए। अब आते हैं जी चैप्टर 11 पे। चैप्टर 11 जो है वो, अब वो प्लान जो था, रातू जी ने सही बोला, वो चाहे चेन हॉस्पिटल हो, चाहे मशीनरी हो, लिटरेचर हो, लेकिन लिटरेचर पे सहमति बन रही थी। री रॉकफेलर की तरफ से भी हाँ हुई थी, उनके एसोसिएट भी हाँ कर रहे थे। हालांकि सबको लग रहा था कि ये आसान तरीका है और चाहिए भी था। कोई ऐसा 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 कोई लिटरेचर हम लोगों को चाहिए था जो खासकर मैसेज को डिस्टॉर्ट ना होने दे। लेकिन इन्होंने तो यार पांच तीन चार कारण गिना दिए कि वो प्रिवेंट डिस्टॉर्शन तो है ही, कि मैसेज बिगड़ ना जाए। जब मुंह से मुंह मैसेज आगे बढ़ता है तो वो दिक्कत आती ही आती है। और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज बोल दिया इन्होंने, मैसेज पीड़ित तक पहुंचाना। एक, मैसेज बिगड़े ना और मैसेज आगे बढ़े पीड़ित तक। और तीसरा चीज, नॉन एल्कोहलिक तक पीआई करने का भी काम कर रही है भाई साहब ये किताब। और चौथी चीज, मनी भी जनरेट होगी भाई साहब। अब मनी काहे के लिए चाहिए भाई? वो जो छोटा ऑफिस जिसका जिक्र अभी लास्ट पैराग्राफ में अतुल जी ने करा, वो छोटा सा ऑफिस जब वो चलाएंगे, या छोटा सा बोर्ड भी बना दिया है अभी इन्होंने, पीछे एक बोर्ड भी बन गया है ना कि 3 नॉन अल्कोहलिक और 2 अल्कोहलिक जो ट्रस्टी बने हैं। तो भाई ऐसे तो बोर्ड चलेगा नहीं, पैसा तो वहां भी चाहिए या बाकी चीजें चाहिए। तो एक तो वहां पर ऑफिस का, चाहे उसे जीएसओ बोल दो, चाहे अल्कोहलिक फाउंडेशन का छोटा ऑफिस बोल दो। और दूसरा चीज क्या है? हैंडल इंक्वायरी। जब इंक्वायरी आएगी, कोई पीड़ित शराबी हेल्प की गुहार करेगा, तो हाथ से लिख के उसे मैसेज भेजना है, या वो टाइपराइटर होते थे हाथों से टिक 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 वाले, उसके साथ मैसेज भेजना, उसके लिए भी चाहिए। या पब्लिसिटी कि भाई साहब ए का प्रचार और प्रसार जो है वो वहां पहुंचाना है। अब फिर वो बिल के और डॉक्टर बॉब के फाइन स्थिति पे आ गई कि दोनों की हालत खराब थी, और बिल डब्ल्यू का दोनों ही तरीके से बता दिया। एंड फॉली भी गया, वो भी हालांकि काम बड़ा बेहतर कर रहा था बीडब्ल्यू में उसमें इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन वो फर्म के साथ ही दिक्कत आ गई। और इसके साथ जो लिखा हुआ है ना, नेशनल रबड़ मिशन की, सच में कितना भी हम लोग जो आज सोबर अल्कोहलिक या जिनको मैसेज मिल गया है, हम आभार नहीं चुका सकते इस कंपनी का। क्योंकि इसी सिलसिले में तो गए थे साहब एक्रोन में, जब वो पीने का मन हुआ था, डॉक्टर बॉब से मिलना हो, हमारी नींव पढ़नी हो, जो हम 10 जून 1935 को गिनते हैं कि 10 जून 1935 को पड़ी थी, उसके पीछे इसी कंपनी का था। और मतलब मिलना तो था ही था, इस कंपनी का मैसेज, वो सॉरी, वो प्रॉक्सी फाइट में बिल का हार जाना, मतलब न्यूयॉर्क साइड का हार जाना, जो यहाँ से लोग गए थे उनका हार जाना, ये ब्लेसिंग बनी भाई साहब। मतलब एक बुरे काम में एक बहुत ही अच्छा काम हो गया, और दुनिया में महापरिवर्तन करने वाला काम। हाँ, अब बीडब्ल्यू को 24 घंटे मिल गए, अब काम गुम तो है नहीं भाई साहब। अब 24 आवर एल्कोहलिक एनोनिमस के लिए उधर हमने इमोस ने बता दिया कि डॉक्टर बॉब भी 24 घंटे शराबियों के लिए काम कर रहे हैं भाई साहब, पैसा दोनों के पास ही नहीं है, बिल्कुल ब्रोक है दोनों के दोनों। अब 24 घंटे लग पड़ा जी। अब ये दो, हालांकि ये डेट इन्होंने 1937 पता नहीं किस हिसाब से कोड करी है, क्योंकि ये फिर से हम चाहे हैंक पी को देख लो, ये 1935 में, जैसे अगस्त में बीडब्ल्यू वहां से वापस आए हैं, 3 महीने तक, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में हम लोगों ने डेट भी पढ़ी थी। अब मेरे को एक्यूरेट डेट याद नहीं आ रही है कि 24 अगस्त 1935 को बीडब्ल्यू एकराउंड से वापस न्यूयॉर्क आ गए।
और आते ही चार्ली भी टाउन का संदेशा आया है, टाउन हॉस्पिटल में ये 2 प्रोस्पेक्ट मिल गए हैं और वही साल की इनकी डेट मतलब रिकवरियां भी हैं। और शायद वो डाल भी देंगे अभी सुमेश जी, थैंक यू इस चीज के लिए। और हैंक पी और फिट्जैम अपना पता नहीं उन्होंने 1937 को छोड़ करा। अब एक और काम हुआ कि हॉनर डीलर, ये कंपनी पहले से थी हैंक पी की। अब यार हैंक पी की ना विशालता जो अब नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे। बीडब्ल्यू को कह रहे हैं बीडब्ल्यू पेशेंस रखता था और ये इम्पेशेंस था। ये आदमी अलग था भाई साहब, जैसे वो महाभारत में कर्ण, खासकर मैं इसको उपाधि दी हुई है कि कर्ण था ना, कि अपनी जान देकर उस जिसके साथ खड़ा है उसका अस्तित्व बचाना। खुद तो बेचारा शराबीपन की मौत मरा, लेकिन हम जैसे शराबियों तक यार मैसेज पहुंचाने में, क्योंकि किताब का जो बिगुक है वो कभी भी पब्लिश नहीं हो पाती अगर हैंक पी, ये मेरे वर्ड नहीं है, एरोटॉप के वर्ड है, कि अगर बीडब्ल्यू नहीं होते तो ये किताब लिखी नहीं जा सकती थी, और हैंक पी नहीं होते तो ये किताब पब्लिश नहीं हो सकती थी। अब हमें एक सेक्रेटरी मिल रही है, और ये सेक्रेटरी भी इसी की है। और ये 17 विलियम स्ट्रीट न्यूयॉर्क है, ये काफी टाइम तक ये ऑफिस है बेसिकली इसका, क्या नाम, हैंकपी का। और काफी इसका फर्नीचर और बाकी चीजें हम लोगों ने खूब यूज करी। इसका घर हैंकपी ने मतलब अपना सर्व सब, होता है ना सर्व सब की सब, जो मेरे पास है भाई साहब, मेरे कपड़े भी उतार लो इस संस्था के लिए। हालांकि पैसे बेचारे के पास, उसके पास भी नहीं थे, लेकिन वो बड़े मतलब बड़ी अमीर व्यक्तित्व, अमीर पैसे से नहीं, पैसे से भी अमीर हो सकता था वो, अगर अकेला अपनी कोठी को भी बेच देता तो उसका तो पूरी उम्र वैसे ही निकल जाती। लेकिन वो अड़ा रहा, बाकी चीजें हुई। तो जो हैंक पी का सेक्रीफाइस हमें नजर आएगा ना अब यहाँ, अब बिल और हैंक पी का जो आपस में यहाँ मिलन और बाकी चीजें लगी हैं उन्हें, अब हैंक पी के हाथ में कमांड आ जाएगी भाई साहब। अब जितने भी डिसीजन होने वाले हैं आगे, वो हैंक पी की मर्जी से ही होने वाले हैं। वो सही हैं, वो गलत हैं, वो ट्रस्ट की सुन रहे हैं, वो ट्रस्टियों की सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, वो बोर्ड की सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। अब इस प्रकार का चलना शुरू हो जाएगा। और छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों को, खासकर स्टेप के बारे में, कि पहला कदम, दूसरा, तीसरा या चौथा, पांचवा कहाँ से था, फिर टेनेट से क्या उठाया बिल ने, या छोटी छोटी चीजें डॉक्टर विलियम जेम्स की बुक से कौन कौन से स्टेप उठे, सारी चीजें हमें ब्रीफली इस लेसन में पढ़ने को मिली। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर।